हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोटेंशियोमीटर को स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस को देखा था। ठीक है, पोटेंशियोमीटर उससे पहले वाले लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई पोटेंशियोमीटर के अंदर जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V=X×L, जहाँ L होती है क्या, बैलेंस लेंथ, और जो X होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, किया था अपन ने जब पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था जब ऐसा। तो इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मुझे पहले से पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे वहाँ कहा था कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू को कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो कैलकुलेट करने की प्रोसेस उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसके अंदर हम लोग किसी भी पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना है मुझे तो पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। पोटेंशियोमीटर अपना ये लाइट पोटेंशियोमीटर का एंड ए हो गया, इधर पोटेंशियोमीटर का एंड बी हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में ये 10 मीटर लॉन्ग वायर लेग मैंने लगाया है। दिस इज प्राइमरी सर्किट, जिसके अंदर ये ड्राइविंग सेल प्लस माइनस ई। ठीक है, उसके साथ एक की और साथ में ये रियोस्टेट। ठीक है, और ये मैंने कनेक्शन इधर बी के साथ कर दिया। अब मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको पता है कि सेल का ईएमएफ, मैंने पहले आपको बताया था कि मान लो आपको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है किसी भी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, तो ईएमएफ इक्वल टू होता है X×L। दैट मीन्स X अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए एक तो E और एक L। जहाँ पे E क्या है, E वो सेल है जो अपन ने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया। ठीक है, तो सेकेंडरी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट करेंगे। लेट ये सेल मैंने कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस। अब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूँ तो इस सेल की ईएमएफ नोन होनी चाहिए, नोन के साथ साथ स्टेबल होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सेल मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड सेल। तो ये जो ES मैंने लगाया, दिस सेल इज स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, इसके साथ सेकेंडरी सर्किट में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं नो डिफ्लेक्शन कंडीशन फाइंड करने के लिए, और उसके साथ कनेक्ट करते हैं एक जॉकी J। ठीक है, अब देखो जो स्टैंडर्ड सेल हम लोग लगा रहे हैं इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो या तो यूज़ करते हैं कैडमियम सेल। ठीक है, कैडमियम सेल का ईएमएफ जो होता है दैट इज़ 1.018 वोल्ट। ठीक है, इतना होता है। या फिर इसके अलावा हम लोग डेनियल सेल भी यूज़ कर सकते हैं। डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों सेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेल। ये दोनों सेल जब हम लोग यहाँ लगाएंगे स्टैंडर्ड सेल की जगह पे तो ईएमएफ तो मुझे पहले से नोन होगा। ठीक है, कैडमियम सेल है तो 1.018 है, डेनियल सेल है तो 1.08 है। ठीक है, कैडमियम सेल है तो 1.01 वोल्ट है। ये एक फिक्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं दोनों वोल्टेज, दोनों ईएमएफ मुझे पता होगा। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे ओनली क्या फाइंड करना है, L, दैट इज द बैलेंस लेंथ। जो कब मिलती है मुझे, वो मिलती है नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में। तो ये मेरा जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम का मैं यूज़ करूँगा। सेकेंडरी सर्किट में मैंने जॉकी और गैल्वेनोमीटर के साथ स्टैंडर्ड सेल लगाया है। जब मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना हो तो मैं क्या करूँगा कि इस की को मैं ऑन कर दूँगा। इस की को ऑन करूँगा, इधर करंट फ्लो हो जाएगा, इस करंट फ्लो हो जाएगा तो पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, जब मैं जॉकी को टच करवाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, राइट साइड में टच करवाऊंगा इधर तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया लेट,
लेफ्ट साइड में टच करवाने से लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आया है, तो डबल साइडेड डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डबल साइडेड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे इसका EMF जो नोन है उसके फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो इसका EMF ES के केस में E=XL होगा। तो मैं जॉकी को ऐसी जगह पे टच करवाऊंगा, ऐसे पॉइंट पे टच करवाऊंगा जहाँ मुझे जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन मिल जाएगी गैल्वेनोमीटर में। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट I=0 होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम ये फॉर्मूला E=XL इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो E=XL इफेक्टिव हो जाएगा तो यहाँ मुझे पता है पोटेंशियोमीटर पे एक स्केल लगा हुआ होता है, उस स्केल से मैं इस बैलेंस लेंथ को फाइंड कर लूँगा और L की वैल्यू जैसे मुझे फाइंड होगी, E मुझे पहले से पता है स्टैंडर्ड सेल का, तो यहाँ से मैं X की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो जो X की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इस X की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर अपन प्राइमरी सर्किट को, पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन को सेम रखते हैं। तो इस X की वैल्यू का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट एप्लीकेशंस इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह मैं X की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, पोटेंशियल मेजर कर रहा है। तो जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं उनके लिए हम लोग सेंसिटिविटी स्टडी करते हैं। क्या होती है उनकी सेंसिटिविटी? भाई कोई भी जो डिवाइस है, दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। भाई सेंसिटिविटी मीन्स कौन डिवाइस कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव मीन्स, सेंसिटिव का मीनिंग ये हो गया कि वो डिवाइस कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है। कोई भी डिवाइस जितना ज़्यादा मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की भी अपनी एक सेंसिटिविटी है और इसकी जो सेंसिटिविटी है S से डिनोट करूँ, वो डिपेंड करती है किस पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा, S मीन्स सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। अब मुझे पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L होता है X इक्वल टू, तो V/L की वैल्यू स्मॉल कब होगी, जब L बैलेंस लेंथ कैसी होगी, लार्ज होगी। तो लेंथ अगर लार्ज होगी तो क्या होगा कि जो अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर होगा, दैट मीन्स जो S की वैल्यू है सेंसिटिविटी की वो हाई होगी। दैट मीन्स सेंसिटिविटी किसी भी पोटेंशियोमीटर की डिपेंड करती है किस पे, उसके अंदर जो वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ पे। मतलब अगर उस वायर की लेंथ ग्रेटर है तो अपने पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी भी कैसी होगी, ग्रेटर होगी। तो इसीलिए मैंने बताया था कि भाई पोटेंशियोमीटर 3 मीटर लेंथ वाला वायर लगा सकते हैं, 8 मीटर वाला लगा सकते हैं, 5 मीटर वाला लगा सकते हैं। लैब के अंदर 10 मीटर वाला यूज़ करूँगा मैं बाद में, जो अपन लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करके। ठीक है, उससे उसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने एप्लीकेशंस देख ली थी, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो पहले आ भी चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखें क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, देखें क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, दिस इज विच इज कैपिटल R O। ठीक है, ड्रॉज करंट from a potentiometer, from a potentiometer। ठीक है भाई, the potentiometer, the potentiometer has a total resistance, has a
total resistance R naught ohm. A voltage V is supplied. A voltage V is supplied to the potentiometer. टोटल जो पोटेंशियल अपन ने दिया है, टोटल जो वोल्टेज दी है पोटेंशियोमीटर को, वो कितनी है? V है, टू द पोटेंशियोमीटर. ड्राइव इन एक्सप्रेशन, ड्राइव इन expression for the voltage across R, for the voltage across R, when the sliding contact is in the middle of potentiometer. ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को समझें. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R ओम का, जो पोटेंशियोमीटर से करंट ले रहा है. कितना करंट ले रहा है? करंट की वैल्यू नहीं दे रखी. रेजिस्टेंस है, R ओम का है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से करंट ले रहा है. पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस R नॉट है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है. डायग्राम में दे रखा है, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं साथ में, उससे और समझ में आएगा. ये अपना डायग्राम है, ये पोटेंशियोमीटर, इसको यहाँ से अपन ने ये V नॉट, V पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, ठीक है. ये R नॉट, ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे गिवन है. ये नीचे लगा हुआ है R रेजिस्टेंस, है ना, नीचे R का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. ठीक है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसके साथ अटैच है, चौकी होगी वो यहाँ इसके मिडिल में है, ठीक है, R नॉट के. अब ये एंड्स भी दे रखे हैं मुझे, ये एंड अपना ए दे रखा है, ये अपना V गिवन है, ये C गिवन है, ठीक है. अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस है R ओम का, वो क्या कर रहा है? I करंट ले रहा है पोटेंशियोमीटर से, कोई भी करंट ले रहा है पोटेंशियोमीटर से. तो पोटेंशियोमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R नॉट है, मतलब वायर का पोटेंशियोमीटर के का. और टोटल वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर. टोटल वोल्टेज पोटेंशियोमीटर को कितनी दी अपन ने? V दी है, ठीक है. ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, मुझे जो R है, R कहाँ है? ये रहा R, ठीक है. इस R के अक्रॉस क्या फाइंड करना है? वोल्टेज फाइंड करना है. कब? जब जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, वो कहाँ पे है? वो मिडिल में है, तब मुझे फाइंड करना है, ठीक है भाई. तो देखो क्या होगा कि R के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है, और इस ये टोटल R नॉट और R नॉट बाई 2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ये सेम होगा. और इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है वो V, तो टोटल के अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, ठीक है. तो इसके अक्रॉस मुझे वो पोटेंशियल V फाइंड करना है. पोटेंशियल V फाइंड करना है तो उसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले तो करंट कितना आया वो फाइंड करो, I, ठीक है. तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? करंट ओम्स लॉ अप्लाई करूँ. करंट क्या होता है? I इक्वल टू भाई ओम्स लॉ, सीधे सीधे भाई I इक्वल टू V अपॉन R. करंट चाहिए तो पहले V और R नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो, इसका कॉम्बिनेशन का कितना है, ठीक है. अब देखो अपन को पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, होता है ना, पढ़ा अपन ने पहले इस चैप्टर में. तो हाफ बिल्कुल मिडिल पे है अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, टोटल R नॉट है तो मिडिल पे है, तो ये R नॉट बाई 2 इधर है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया, और R नॉट बाई 2 ये इधर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है. तो ये R नॉट बाई 2 और R ये तो पैरेलल में हो गए दोनों, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन के सीरीज के साथ ये R नॉट बाई 2 लगा हुआ है इधर, ठीक है. तो ये टोटल रेजिस्टेंस इस
पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा। तो पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड करो, उससे करंट निकलेगा। तो फाइंड करो, देखो ये इन दोनों का इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर डैश मान लूँ, तो आर डैश इक्वल टू वही फॉर्मूला R1 R2 पर R1 प्लस R2 पैरेलल के लिए। तो R1 R2 पर R1 प्लस R2 है, तो R1 इज R0/2, ठीक है। R1 R2 इज R अपॉन R1 प्लस R2, R0/2 प्लस R, ठीक है। तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश R0/2, ठीक है। इधर से एलसीएम ले लो आप, R0 प्लस 2R और बाई 2, यही तो होगा। R डैश क्या आ गया, R0 अपॉन R0/2R, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, R0/2 और R का, ठीक है। अब इस R डैश भाई ये दोनों मिलके तो ये और ये मिलके तो R डैश हो गए, इसके साथ ये कंप्लीट सीरीज में हो गया। इधर वाला क्या है, टोटल R रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर R कितना हो जाएगा, R डैश और प्लस R0/2। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू R डैश प्लस R0/2 है ना। तो R डैश की वैल्यू कितनी है देखना, R डैश की वैल्यू ये रही, R0 अपॉन R0 प्लस 2R और प्लस में क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई, मीन्स दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि भाई करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो I इक्वल टू V अपॉन R की वैल्यू R0/2R और प्लस में क्या हो जाएगा, R0/2। दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है भाई। अब अगर ये अपना करंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना करंट हो जाएगा, तो ये करंट इधर से आया, इधर से आके और इस टोटल सर्किट में गया है, ठीक है। इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल होगा जो इस टोटल के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस किसके, R के अक्रॉस, तो पोटेंशियल अक्रॉस R क्या होगा, वही होगा R के अक्रॉस पोटेंशियल जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन कितना है, इन दोनों का R डैश के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR डैश हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब IR डैश अगर हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लो। तो IR डैश सॉल्व करें इसको, तो V डैश इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, ये रही I की वैल्यू, V अपॉन R0 अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R0/2, दिस इज I, और इंटू R डैश की वैल्यू कितनी है भाई, R डैश की वैल्यू अपनी ये रही R0 और अपॉन में क्या हो जाएगा, R0 प्लस 2R हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ सकता है, दैट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R। इसको अपन कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, और कैंसिल आउट करना है। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस R। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, उससे अपना पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर साल ही एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता ही है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। इसलिए और भी जो क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उनको आप कर लें। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन द फिगर, एक डायग्राम मुझे दे रखा है, उसको भी बनाएंगे हम। इन द फिगर अ पोटेंशियोमीटर इज शोन, पोटेंशियोमीटर इज शोन, ठीक है।
in which in which 2 volt and 0.40 ohm, 2 volt and 0.40 ohm internal resistance cell, internal resistance cell maintains equal potential drop, maintains equal potential drop। सेल लगा होगा, 2 वोल्ट का है, 0.40 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्राइमरी सर्किट के लिए बोल रहा है, ठीक है। उससे ये अपना पोटेंशियल ड्रॉप दे देता है। स्टैंडर्ड सेल ऑफ 1.02 वोल्ट, a standard cell of 1.02 volt balances वही बैलेंस करने के लिए तो सेकेंडरी सर्किट में लगाना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाला सेल है कहाँ लगा हुआ है, सेकेंडरी सर्किट में, और ये बैलेंस करता है किधर, 67.3 सेंटीमीटर इस लेंथ पे जाके। ये इसकी बैलेंस लेंथ गिवन है अपन को। टू गेट अ वेरी लो करंट, टू गेट अ वेरी लो करंट from standard cell, from standard cell, a high resistance of 600 kilo ohm, a high resistance of 600 kilo ohm is connected in series, is connected in series, ठीक है। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड सेल इज रिप्लेस्ड, उसके बाद क्या किया, जो स्टैंडर्ड सेल है उसको रिप्लेस कर दिया, was replaced by an unknown cell of EMF E, by unknown cell of EMF E, ठीक है। एंड बैलेंस लेंथ कम्स एट, बैलेंस लेंथ कितनी हो गई अब की बार, 82.3 मिली, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट तो E की वैल्यू, ठीक है, सेकेंड वाला जो सेल लगाया उसका EMF पूछ रहा है। सेकेंड, यूज ऑफ 600 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये पूछ रहा है कि भाई क्यों लगाया अपन ने 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस इधर। चलो थर्ड क्या पूछ रहा है, डज बैलेंसिंग लेंथ इफेक्ट द हाई रेजिस्टेंस, डज बैलेंसिंग लेंथ इफेक्ट बाय द हाई रेजिस्टेंस, मतलब हाई रेजिस्टेंस क्या बैलेंस लेंथ को इफेक्ट कर रहा है क्या 600 किलो ओम वाला, हाई रेजिस्टेंस इफेक्ट्स बैलेंस लेंथ, कर रहा है नहीं कर रहा है पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है। फोर्थ क्या पूछ रहा है इसके अंदर, फोर्थ ये पूछ रहा है डज बैलेंसिंग लेंथ इफेक्ट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मेन सेल, मतलब जो मेन सेल है ना ड्राइविंग सेल, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो क्या कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है किसको, बैलेंसिंग लेंथ को, कर रहा है नहीं कर रहा बताना है अपन को, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इसके अंदर, इफ EMF ऑफ मेन सेल चेंजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 1 वोल्ट, इफ EMF ऑफ मेन सेल मीन्स ड्राइविंग सेल की बात कर रहा है, चेंजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 1 वोल्ट, then this method will still successful, then this method is still successful, क्या अभी भी ऐसे ही काम करेगा क्या,
ये बताना है। और लास्ट इसके अंदर बताना है क्या, सिक्स्थ, विल दिस मेथड स्टिल वैलिड, क्या ये अभी भी काम करेगा, कब, स्टिल वैलिड एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फॉर वेरी लो EMF ऑफ अराउंड मिली वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट वाला सेल का EMF फाइंड करें तो भी ये काम करेगा क्या, ठीक है। और नहीं करेगा तो मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा। मान लो अगर आप ये कहते हैं नहीं करेगा सर, तो नहीं करेगा तो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे कर जाए, ये मुझे बताना है, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई, अच्छा डायग्राम और है, डायग्राम को और देख लो। ये डायग्राम है, 2 वोल्ट का सेल ये कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है, गिवन है मुझे 2 वोल्ट है, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.40 ओम, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वायर अपना, ठीक है। यहाँ अपना ये सेकेंडरी सर्किट, इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। इसके साथ ही अपन ने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है ये 600 किलो ओम का, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जब की तो लगनी ही है, ठीक है। और इसके अक्रॉस ये की लगाई है मैंने ओपन के लिए, ठीक। ये डायग्राम मुझे गिवन है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये अपना ड्राइविंग सेल है जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.40 ओम, ठीक। ये पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करना इसका काम है, करेगा। एक स्टैंडर्ड सेल लगाया है सेकेंडरी सर्किट में जिसका पोटेंशियल कितना है E1, फर्स्ट टाइम 1.02 वोल्ट, ठीक है। और उसके लिए लेंथ कितनी निकाली, बैलेंस लेंथ 67.3 सेंटीमीटर, 67.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि भाई आगे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, स्टैंडर्ड सेल में हाई रेजिस्टेंस कितने का लगाया है 600 किलो ओम का, कौन सा वाला, ये जो लगाया है 600 है ना, ये एक्सटर्नल लगाया है 600 किलो ओम का, चलो ठीक है। उसके बाद इस सेल को रिप्लेस कर दिया और एक अननोन सेल लगा दिया EMF E का, दैट मीन्स जो E2 है, E2 दैट इज E, ठीक है। और उसकी L2 लेंथ कितनी है 82.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है मेरे से, सबसे पहले पूछ रहा है मेरे से E की वैल्यू, ठीक है। तो E की वैल्यू पूछ रहा है, तो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स, एप्लीकेशन पढ़ा अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, क्या था, कंपैरिजन करना है तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2, सिंपल। तो क्या फाइंड करना है मुझे, E2 क्या हो जाएगा, E1L2/L1, E2 क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू 1.02, L2 की वैल्यू कितनी आ गई 82.3, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है L1 की 67.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे 1.2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया, सिंपल था फर्स्ट पोर्शन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। अच्छा सेकंड क्या पूछ रहा है कि भाई यूज ऑफ 600 किलो ओम रेजिस्टेंस, मतलब 600 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस लगाया ना वो क्यों लगाया, 600 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाया कहाँ है, सेकेंडरी सर्किट में लगाया, किसके, इस सेल के आगे। ये क्या करेगा भाई, यहाँ लगाया, इससे करंट निकला, ये इस सर्किट के अंदर है तो क्या करेगा, ये इस सर्किट के अंदर करंट आई को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर ये सर्किट के अंदर करंट आई को रिड्यूस कर देगा तो उससे करंट क्या हो जाएगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, करंट मिनिमम हो जाएगा, कि भाई इधर से जो करंट फ्लो होना है, ठीक है, वो बैलेंसिंग लेंथ पे तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, ठीक है। पर जब वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है, तो गैल्वेनोमीटर को हाई करंट मान लो इधर से फ्लो होता है, तो हाई करंट फ्लो होने से गैल्वेनोमीटर में एकदम से सडन डिफ्लेक्शन आता है, सडन डिफ्लेक्शन आता है तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको शॉक लगता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर अपना डैमेज हो सकता है, तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए अपन प्रैक्टिकली जब पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे ही। तो हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस सर्किट में करंट की वैल्यू को मिनिमम कर देगा। करंट की वैल्यू को मिनिमम करने से अपना जो बैलेंस लेंथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
पर अपना जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो गैल्वेनोमीटर अगर मान लो अपना जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना उससे दूर भी होगा, बैलेंसिंग पॉइंट पे तो जीरो आना ही है, बैलेंसिंग पॉइंट से दूर भी होगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और सडन डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो अपना जो गैल्वेनोमीटर है ना वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते ही हैं। प्रैक्टिकली भी जब इसको अपन यूज़ करेंगे तो एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट अपन करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि भाई क्या हाई रेजिस्टेंस इफेक्ट बैलेंस लेंथ, तो वो बैलेंस लेंथ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैंने अभी बता दिया। सेकेंडरी सर्किट के रेजिस्टेंस का पोटेंशियोमीटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो तो पोटेंशियल ड्रॉप के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप को कंट्रोल करेगा कौन? प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में अगर आपको एक प्राइमरी सर्किट में अगर कोई गड़बड़ करेंगे ना तो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा, और तब पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा तो फिर बैलेंस लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने से अपने जो बैलेंस लेंथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट्स बाय इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट बैलेंस लेंथ। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस लेंथ इफेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो टोटल करंट की कैलकुलेशन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होता। ठीक है, वो तो सेल से निकलने वाले करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो करंट एक बार निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उस पर अपना जो बैलेंस लेंथ है वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? फिफ्थ, इफ ईएमएफ ऑफ मेन सेल चेंजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 1 वोल्ट देन दिस मेथड इज स्टिल सक्सेसफुल। ड्राइविंग सेल को 2 वोल्ट से कितना कर दिया? 1 वोल्ट। पहले 2 था, 2 से कितना कर दिया? 1 वोल्ट। देखना सेकेंडरी सेल कितना है? सेकेंडरी सेल है अपना कितना है? 1.02 और उसके बाद 1.2। अरे तो 1.02 और 1.2 कुछ भी हो जाए उससे स्मॉल हो जाएगी ड्राइविंग सेल के पोटेंशियल की वैल्यू। पहले ही बताया था मैंने कि ड्राइविंग सेल का जो पोटेंशियल है वो कभी भी सेकेंडरी सेल जो लगे हुए हैं उनके ईएमएफ से कम नहीं होना चाहिए अपने ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो लगा दिया तो बैलेंस स्टेट अपन को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों? कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उस पर रह जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा प्राइमरी सर्किट के सेल से। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है कि भाई इज इट स्टिल वैलिड एंड प्रैक्टिकल फॉर वेरी लो ईएमएफ अराउंड मिली वोल्ट अगर ईएमएफ मेजर करना है मुझे तो क्या अभी भी इफेक्टिव होगा क्या? भाई अभी भी इफेक्टिव। अब इसके अंदर तो क्या है, अपने 2 वोल्ट लगाया, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर हाई करंट फ्लो होगा। इसके अंदर अगर हाई करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा कि भाई यहाँ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स की वैल्यू है ना वोल्ट पर मीटर में होगी। ठीक है, तो अगर मान लो मिली वोल्ट मेजर करना है तो अपने ग्रेडियंट एक्स की वैल्यू मिली वोल्ट पर मीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए? मिली वोल्ट पर मीटर में। तो मिली वोल्ट पर मीटर में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे टोटल इसका वी कम करना इसके क्रॉस वायर के क्रॉस ये जो वी है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो टोटल करंट है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो टोटल करंट अगर रिड्यूस करना पड़ेगा इसका मतलब ये जो प्राइमरी सर्किट है ना यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा। तो हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा कि टोटल करंट जो है ना वो सर्किट का ड्रॉप हो जाएगा, और अगर करंट ड्रॉप हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मिली वोल्ट की रेंज में मिली वोल्ट पर मीटर में पहुंच जाएगा। तो तब अपन क्या कर सकते हैं? इसको लो ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही अरेंजमेंट यूज आ जाएगा। बस अपन क्या लगाएंगे? इधर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएंगे, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट अपना मिली वोल्ट पर मीटर में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और आपकी बुक में हैं, प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट हर साल आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से कर लें इन क्वेश्चंस को, क्वेरीज पूछेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।